हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष वीकली टेस्ट सीरीज 3 लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें हम लोग सेट 4 का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि इस सेट में जो है हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर का अध्ययन करेंगे। यह जो प्रश्न रहेंगे आपके जीके और जीएस से संबंधित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है एक ऐसे क्वेश्चन का सार संग्रह दिया जाता है जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहले प्रश्न पर आते हैं, और पहला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 360, यानी आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब वित्तीय आपातकाल क्या है, तो आपको बता दें कि जब किसी भी राष्ट्र में देश स्तर पर वित्तीय व्यवस्था जब निम्न स्थिति में आती है तो उस समय लगाया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपातकाल से संबंधित है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। तो आपको बता दें कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। और अभी तक वर्तमान में अगर तक देखा जाए कि पूरे भारत में कितनी बार लग चुकी है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो 3 बार लग चुका है। एक तो 1962 में, फिर 1971 में और 1975 में लगा था। तो 3 बार ये राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। इसके बाद एक और आपातकाल होता है, आपको बता दें, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति शासन जो है मुख्य रूप से राज्यपाल के निर्देशन पर, चूंकि राज्य में राज्यपाल एक तरह से कार्यपालिका के अंतर्गत जो अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं, तो वो मुख्यमंत्री के कार्यों को देखते हैं कि किस प्रकार से संवैधानिक रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसको क्या करते हैं, वो देते हैं सूचित, यानी सूचना देते हैं राष्ट्रपति को। उसके बाद जो है आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो देखिए, किसी भी विशेष दिन अगर लोकसभा में अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करें तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 20 प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो आपके समक्ष तीसरा नंबर प्रश्न उपस्थित होगा। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपका है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए, राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो आपका हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। तो आपको बता दें कि अगर प्रश्न ऐसे भी आते हैं राज्यसभा से जुड़ा हुआ कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आपको बता देते हैं कि किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत अगर राज्यसभा के जो सभापति हैं वो भारतीय संविधान में यह तय किया गया है कि उपराष्ट्रपति रहेंगे। यानी राज्यसभा के जो सभापति होते हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। चौथा नंबर प्रश्न पर आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के, आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन, के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किया जाता है? अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो आंग्ल भारतीय होते हैं। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। 331 ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। 331, देखिए 3 2 बार आया है और 2 वहां कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अब आपको बता दें यहाँ पर प्रश्न ये भी आता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कि आंग्ल भारतीय होते हैं। किसमें? तो राज्यसभा में। तो ये भी आपको चीजें याद रखना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 करते हैं, जबकि लोकसभा में 2 करते हैं। 5वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 5वां नंबर देखिए, प्रश्न आपका है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी पहले ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो अपने पद पर रहते हुए उन्होंने क्या किए थे कि त्याग पत्र दे दिए थे। तो इसका उत्तर होगा मोरारजी देसाई। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत यानी आजादी के बाद जो पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसको हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं सामान्य तौर पर, तो इसका उत्तर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी इसे, चूंकि आपको याद रखना है कि इन्हें हम लोग जीवी मावलंकर के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। ऐसे एग्जाम में जीवी मावलंकर ही देता है, तो आपको पूरा नाम याद रखना है, गणेश वासुदेव मावलंकर। 7वां नंबर प्रश्न पर आते हैं, और 7वां नंबर प्रश्न है कि वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है?
यानी वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होते हैं? इसका उत्तर होगा प्राक्कलन समिति। क्या नाम है इसका? प्राक्कलन समिति। 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? यानी भारत सरकार जो है, केंद्रीय स्तर पर जो सरकार गठित है, वो मुख्य रूप से कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये देते हैं आपके महान्यायवादी। और महान्यायवादी को हम लोग इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल के नाम से बोलते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में वाला भी फॉर्म देता है एग्जाम में। तो आपको चीजें यहाँ तक याद रखना है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही आप 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी एमपी, जिसे भारत का दिल भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर होगा उमा भारती। कौन थी? उमा भारती। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसी भी राज्य के अगर मंत्री परिषद की बैठक हुई है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री करते हैं। 10 नंबर के बाद अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न पर आएंगे। 11 नंबर प्रश्न है, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका उत्तर होगा नूरजहां। 12 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया था? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। आपको बता दें कि मुगल शासक के अंतर्गत एक ऐसे मुगल शासक थे जिसने रुपया और दाम के मध्य जो है आना सिक्के जो है प्रचलन करवाए थे। तो ये चीज आपको याद रखना है, शाहजहां। एक प्रश्न यहाँ से और भी बनते हैं कि वह कौन से मुगल शासक थे जिनके शासनकाल में स्थापत्य कला को काफी विकसित किया गया था? तो ये थे आपके शाहजहां। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका है, दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को जो है दक्षिण का टोडरमल के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिकों ने किया था, यानी किस वैज्ञानिक? यहाँ देखिए छूट गया है, आप याद रखिए कि जयपुर शहर की स्थापना जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका उत्तर होगा सवाई जयसिंह के द्वारा जो है किया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ को। 16 नंबर प्रश्न है, शिवाजी मुगल की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका उत्तर होगा आगरा। आगरा में जो है इन्हें कैद किया गया था मुगलों के द्वारा। 17 नंबर प्रश्न है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? इसका उत्तर होगा हेक्टर। हेक्टर नाम का जहाज था जिससे भारत पहुंचा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ हमको लगता है कि आपको पता भी नहीं होगा, तो ये चीजें जान लीजिए कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि जहांगीर के शासनकाल में आए थे, आपको पता होगा, तो किस जहाज से आए थे? इसका उत्तर होगा हेक्टर नामक जहाज से जो है ये आए थे। 18 नंबर प्रश्न है कि 1760 में किसके बीच वाडिवास का युद्ध हुआ था? इसका उत्तर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दें कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। आपको बता दें कि यह युद्ध जो है अंग्रेजों और 3 जो है संयुक्त रूप से भारतीय शासकों के बीच हुआ था। एक तरफ जहां संयुक्त रूप से शासकों के रूप में अगर हम बात करें तो 3 शासक शामिल थे, जिसमें से पहला शासक जो थे दिल्ली के शाह आलम द्वितीय। दूसरे शासक के रूप में अगर हम बात करें तो बंगाल के शासक तो थे मीर कासिम थे। और तीसरे शासक की हम बात करें तो अवध, यानी जिसे हम लोग वर्तमान में लखनऊ के नाम से जानते हैं, यानी लखनऊ से जो यानी अवध से जो शासक थे वो थे सुजाउद्दौला। तो ये 3 शासक, एक तो देखे शाह आलम द्वितीय, दूसरा जो है मीर कासिम और तीसरा जो थे कौन थे? सुजाउद्दौला। तो ये 3 शासकों को एक संयुक्त रूप से अलग सेना तैयार हुई थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अकेला अंग्रेजी सेना नायक जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, और सिर्फ हथियारों के बल पर अपनी जीत को एक मौजूदगी हासिल किया। और यह युद्ध यह तय किया कि एक ऐसा युद्ध ही था जिसके बाद अंग्रेजों ने तय कर लिया कि पूरे भारतीय शासकों को जो है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारतीय शासक थे, उनको हरा दिए थे। और लंबे समय तक जो है अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद शासन किए थे भारत पर। आपको बता दें कि 1764 की युद्ध के बाद ही थोड़ा थोड़ा बीच में छोटा छोटा तो छोटे छोटे संघर्ष होते रहे,
लेकिन लंबे समय के बाद देखा जाए तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ही हुआ था। तो सोच सकते हैं आप कि कितना एक भयावह युद्ध के रूप में जो है आगे हुआ। लेकिन पीछे जो युद्ध हुआ था यानी कि बक्सर का युद्ध, उसमें काफी तरह से भारतीय शासकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 20 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स ग्रांट के द्वारा जो है मॉडर्न एजुकेशन जो है सिस्टम को एक नवीनतम रूप देने का काम किया गया था। इसकी प्रारंभिक दौर जो है चालू किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। और 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो देखिए, अगर हम पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो है गोवा में, सबसे अधिक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा पीसी महालनोबिस। देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था आज़ादी के बाद 1949 में, तो वो था राष्ट्रीय आय समिति। फिर बाद में जो है राष्ट्रीय आय के गठन के लिए जो है सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई। लेकिन ये जो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में पीसी महालनोबिस को बनाया गया था, तो आपको बता दें कि पीसी महालनोबिस से भी संबंधित प्रश्न आता है कि पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अब यहाँ ये भी प्रश्न आता है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो यही थे पीसी महालनोबिस के द्वारा ही तैयार की गई थी। तो आपको ये चीजें आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का, कौन सा ऐसा कंट्री है जहां का एक तरह से केंद्रीय बैंक है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी यूएसए का जो है फेडरल रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है कि ऑल आयुष्मान बीमा योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? यहां देखिए शुरू छूट गया है, तो आपको याद रखना है कि किस बैंक के द्वारा जो है ऑल आयुष्मान बीमा योजना प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर होगा इलाहाबाद बैंक के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मंगला क्या है? तो मंगला जो है एक तरह से आपको बता दें कि राजस्थान में एक जो तेल का कुआं है उसी का नाम एक तरह से मंगला दिया गया। आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही आप बढ़िएगा 25 के बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन उपस्थित है आपके समक्ष। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्तियों को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्तियों को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा डिक्टाफोन, यानी कि डिक्टाफोन के नाम से जाना जाता है, जो अपनी बात को और आदेश देने में और दूसरे व्यक्तियों को जो है सुनाने में एक तरह से रिकॉर्ड करने का एक मदद करता है, वो है डिक्टाफोन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो सबको पता होगा कि मानव की आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन की विद्युत सुरक्षा फ्यूज तार किस से मतलब बना होता है? आपको बताना है कि विद्युत सुरक्षा की जो तार होती है फ्यूज वाली, तो वो किसका बना होता है? इसका उत्तर होगा शीशे और टीन की एक तरह से मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, तो आपको चीजें याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा नोल और रूस्का के द्वारा। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया गया था वो थे आपके नोल और रूस्का। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर होगा केपलर। केपलर के द्वारा जो है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया गया था। 31 नंबर प्रश्न है कि एक लड़की का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा 100 न्यूटन। पहले भी आपको बता दिया गया कि 1/6 भाग होता है इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है। तो एक लड़की का अगर भाग 600 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर उसका कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? इसका उत्तर होगा जस्ता का, यानी जिंक ब्लेड जो है किस धातु का अयस्क है? जस्ता का है। 33 नंबर प्रश्न है
यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चंस जो है गलत हैं। आपको याद रखें किसी भी मिश्र धातु को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है, तो देखिए क्रोमियम को मिलाया जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिए। 33 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा सुधार लेना है, बाकी सब ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। तांबा अगर धातु की मात्रा वृद्धि हो जाती है तो किसी भी मानव में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर होगा विल्सन बीमारी। क्या नाम है उसका? विल्सन बीमारी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भविष्य का धातु कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका उत्तर होगा थियोफ्रेटस। यानी वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेटस है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है अरस्तु थे। अब यहीं पर आएगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो वो भी अरस्तु हैं, क्योंकि जीव विज्ञान का दो पार्ट है, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु हो गए, एक वनस्पति विज्ञान हो गया तो आपका हो गया इसमें थियोफ्रेटस, और एक जंतु विज्ञान हो गया तो वो थे आपके अरस्तु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। 37 नंबर क्वेश्चन है सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी किरणों से क्या होता है। यानी सूर्य से जो आने वाला एक हानिकारक जो परावैंगनी किरणें हैं उससे क्या होता है, तो त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। 38 नंबर क्वेश्चन से कि ध्वनि प्रदूषण कब होती है, तो इसका उत्तर होगा 50 डेसिबल से अधिक ध्वनि पर। यानी 50 डेसिबल से अधिक ध्वनि होता है तो उस समय क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। 39 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? डेमोग्राफी नाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो 40 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित हैं, देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, इसका उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका। 41 नंबर क्वेश्चन है मिस्टर क्लीन के उपनाम से कौन राजनीतिक जाने जाते हैं। मिस्टर क्लीन, राजनीति में अगर देखा जाए तो क्लीन के रूप में एक ही व्यक्ति को अभिव्यक्तित्व के रूप में अध्ययन किया गया है, देखा गया है। तो आपको यहाँ प्रश्न दिया गया है कि मिस्टर क्लीन के उपनाम से कौन राजनीतिक जाने जाते हैं, इसका उत्तर होगा राजीव गांधी। क्या होगा? राजीव गांधी। अब बता दें आपको कि राजीव गांधी के नेतृत्व में ही 1985 में 52वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसमें क्या किया गया था कि दल बदल कानून को यहाँ पर एक तरह से बनाया गया था। और आपको बता दें कि मुख्य रूप से दल बदल कानून जो है विधायकों और सांसदों पर जो है लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत का विस्मार्क किस महापुरुष का उपनाम है। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत का विस्मार्क किस महापुरुष को हम लोग जानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न ये है कि विस्मार्क कौन था, तो विस्मार्क जर्मनी का एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था। दूसरी बात आपको बता दें कि सशक्त व्यक्तियों में से एक था, जिसने अपनी नीतिगत व्यवस्थाओं के माध्यम से, अपनी कूटनीति के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण करने में इसने अपना योगदान दिया था। 1871 में जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें विस्मार्क का अहम योगदान था। और बता दें आपको कि जर्मनी के एकीकरण करने में जो विस्मार्क ने नीति जो अपनाए थे उसका नाम दिया गया था रक्त एवं लौह नीति। तो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं। विश्व विद्यार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप विद्यार्थी हैं और पूरे विद्यार्थियों की बात की जा रही है कि विश्व विद्यार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 17 नवंबर के दिन जो है विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 43 के बाद आते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन पर। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है। देखिए बुडापेस्ट जो है जिसकी राजधानी वो है हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन से विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर हम बात करें तो वो है आपका महाभारत। क्या है? महाभारत। अब महाभारत की जब नाम आती है तो महाभारत से संबंधित एक प्रश्न आ जाता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो इसका उत्तर होगा 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको पता होगा पांडव और कौरव के बीच हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी, आपको बताना है। इसका उत्तर होगा एलिसन गारग्रिप्स।
एलिसन गारग्रिप्स जो थी पहली ऐसी महिला जिसने बिना ऑक्सीजन लगाए हुए जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। बहुत ही बहादुरी का ये काम देखा जाएगा, वो भी महिलाओं में। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पूरे विश्व का पहली बार ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था पहली बार? तो इसका उत्तर होगा फर्डिनेंड मैगेलन। क्या नाम है? फर्डिनेंड मैगेलन। आपको चीजें ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। मैगेलन भी आपको बता दें कि 1519 ईस्वी में यह पूरे विश्व का चक्कर लगाए थे, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन से कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नाम से भी जानते हैं, तो IMF के रूप में भी आप जान सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा वाशिंगटन DC। और जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। एक हथियार जिसका नाम था AK-47, यानी हम लोग कहते हैं AK-47, AK-57 ऐसे नाम दिया जाता है, का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा मिखाइल क्लासिको, यानी कि इनका पूरा नाम देखिए ध्यान से एक बार समझ लीजिए। AK-47 के जो आविष्कारक हैं वो कौन थे? तो मिखाइल क्लासिनो। आप अंत में ये चीजें याद रखते हैं तो आसानी से जो है आप याद कर सकते हैं कि AK-47 मिखाइल क्लासिनको, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? यानी कहां पर, जैसे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश के जो है राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, लेकिन अगर ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है तो इसका उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। यहाँ से हम लोग देखिए 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यह जो सीरीज हमने प्रारंभ किया है आप लोगों के लिए किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको जीके और जीएस में एक ऐसे मंजिल तक पहुंचाना कि आप कितने भी हार्ड प्रश्न रहे और किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो आप आसानी से जो है उस एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। ये मेरा 100% दावा है। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़िए, क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे हमसे तो बहुत सारे फायदा होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कि लगातार जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं जो टेलीग्राम में, अगर टेलीग्राम में आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच जो है मटेरियल दिए जाते हैं, और उस मटेरियल के बीच जो है उसी मटेरियल से संडे के दिन जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो भी ऑनलाइन होता है। बहुत सारे बच्चे इससे अनुभवी रूप से जानते हैं। अगर आप उससे नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं। अब आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी साथ में दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप पर सबसे पहले जो है पहुँचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे बच्चे जो है लाइक नहीं कर पाते हैं। वीडियो देखने के पहले ही आप ये तय कर लीजिए, वीडियो देखने से पहले ही आपको लाइक करना है, और लाइक के साथ साथ शेयर करना है जो सबसे अधिक, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और आपकी जो प्रतिस्पर्धा है काफ़ी और मजबूती के साथ एक शामिल हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सीरीज और नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।